तो पहली लाइन ये स्ट्रेट लाइन खींची, दूसरी लाइन यहां तक जाती है, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया आगे, और फिर तीसरी लाइन ये ले ली, ये भी एक्सटेंडेड है, फिर चौथी लाइन ये। तो 4 लाइनों में सॉल्यूशन हो गया। हमने क्या किया, यहां पर एक्सटेंशन किया है, डॉट से आगे चले गए हैं, यहां पर एक्सटेंशन किया है, डॉट से आगे चले गए। अर्थात ये जो डॉट पर ही बने रहने की बात थी, उसको हमने पहले क्वेश्चन में नहीं दी गई थी कि डॉट से आगे नहीं जाना है। लेकिन नॉर्मली लोग करते क्या है कि वो अपने आप को उसी डिब्बे में बंद कर लेते हैं कि हमें इससे आगे खुद नहीं जाना है। तो हमारी अपनी सीमाएं हम खुद बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन निकला, ये क्या निकला, इस डॉट से आगे चले गए, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन। इस बॉक्स से आगे चले गए आप। बॉक्स हमारा इतना था 9 डॉट्स का, मगर हमने यहां भी एक्सटेंड कर लिया और यहां भी एक्सटेंड कर लिया। किस लिए एक्सटेंड किया, ताकि हमें सॉल्यूशन मिल जाए, अपनी सीमाओं से आगे जाकर सॉल्यूशन पाना। दैट इज व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है, इट इज एबिलिटी टू थिंक डिफरेंटली एंड आउट ऑफ द बॉक्स। बॉक्स से आगे जाना है, अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचना है कि जो मेरे बंधन है उनको भी मैं आगे जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। बंधन तोड़ दूंगा चलेगा, लेकिन सॉल्यूशन मुझे निकालना ही निकालना है। फिर से रेज किया है। यस, अब क्या प्रॉब्लम है, एनी प्रॉब्लम? नहीं। चलिए, तो अपने जो डायरेक्ट अनुभव हैं उनसे आगे जाकर सोचना है, अपनी सीमाओं से आगे जाकर सोचना है। क्रिएटिव थिंकिंग का स्टेप है ये। रेस्पॉन्ड एडेप्टिवली, जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अनुसार मुझे भी अपने अंदर बदलाव करना है। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? सब रेज हैंड करें, आवाज आ रही है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके, डन डन, डाउन कर लो, डाउन कर लो। ठीक है, क्यों कुछ लोग अननेसेसरी रेज हैंड कर देते हैं, बंद कर दीजिए बस। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी टू सिचुएशन इन डेली लाइफ, जो जिंदगी में हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, अपने को उसमें फ्लेक्सिबल रखना है, बदलने के लिए तैयार रखना है, परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। तब हमारी क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्ट हो पाएगी या काम करेगी। क्रिएटिव थिंकिंग का ये भाग है, अपने आप को खुद की बनाई हुई सीमाएं, समाज की बनाई हुई सीमाएं, यदि उन्हें भी तोड़ा जा सके, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा मोल्ड किया जा सके, बदला जा सके, तो दैट इज व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। उनको थोड़ा थोड़ा बदलिए, कोशिश कीजिए, अपने आप को सीमाओं में बांधे मत रखिए। तब आपकी क्रिएटिव थिंकिंग शुरू होती है और यू फाइंड ए सॉल्यूशन। अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स इन डेली लाइफ सिचुएशन, ये एम है क्रिएटिव थिंकिंग का, कि हमें जो ऑब्जेक्टिव है उसको फाइंड आउट करना है अपनी डेली लाइफ के। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसके जो उद्देश्य है उनको पूरा करना ही करना है। नेक्स्ट इज व्हाट, by thinking creatively we can find solutions when it seems that there is no way out। अगर हम क्रिएटिविटी रखें दिमाग में और ऊपर जो दी गई बातें थी उनको ध्यान में रखें, बंधनों में ना रहें, सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि हमें सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है, चाहे वो सॉल्यूशन कुछ भी हो, देन यू विल गेट मोर देन वन सॉल्यूशन। एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे, देन चूज बेस्ट आउट ऑफ देम। तो क्रिएटिव थिंकिंग ये है। क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी। जो अभी हमने पहले क्रिटिकल थिंकिंग किया था उससे क्रिएटिविटी आती है। उसका कोई पर्पस नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग का, यदि क्रिएटिविटी क्रिएट ना हो, कुछ नया करने की इच्छा ना हो।
या सॉल्यूशन ढूंढने की इच्छा ही ना हो, सिर्फ समझना है सिचुएशन को, और कुछ हम करने को ही तैयार नहीं है, बदलाव या चेंज या कोई एक्सपेरिमेंट, तो फिर क्रिएटिव थिंकिंग नहीं आएगी। जस्ट जनरेटिंग न्यू आइडियाज डज नॉट वर्क। सिर्फ आइडिया आए जा रहे हैं दिमाग में कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, मगर करूंगा मैं कुछ नहीं, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। वन नीड्स टू जनरेट न्यू आइडियाज when they are useful and relevant। अब आइडियाज भी जो हमें, उनमें से जो उपयोगी आइडिया हैं और जो आपकी परिस्थितियों से जुड़े हुए आइडिया हैं, उन पर ध्यान दीजिए, ऐसे आइडियाज को काम में लाइए। क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवरसेल्व्स व्हेन आफ्टर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो अपने आप को जानने में और अपने अपने बारे में ढंग से समझने के लिए भी क्रिएटिव थिंकिंग मदद करती है। अब क्रिएटिविटी है क्या? क्रिएटिविटी ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन आइडिया दैट इज न्यू टू यू, इसको हम बोलेंगे क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? एक नया आइडिया आपके दिमाग में आया और वो पहले नहीं था कभी, दैट इज क्रिएटिविटी। अगर कोई पहले से ही आइडिया है, बहुत सारे आप इस्तेमाल ही करते हो तरीके, अगर वो ही बार बार आ रहे हैं तो दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में आप ये देखें कुछ नया आइडिया है या नहीं है, तो क्रिएटिविटी तब कहलाई जाएगी। The practical application of creative ideas is called innovation। जब आप कोई नया आइडिया आता है, उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो हम उसे कहते हैं इनोवेशन है ये क्रिएटिव थिंकिंग। अब ये क्या है? एन इनेट टैलेंट दैट यू आर बोर्न विद। क्रिएटिव थिंकिंग एक आपका आंतरिक जन्मजात गुण भी हो सकता है कि जो आप पैदाइशी प्राप्त करते हैं। कुछ लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, शुरू से होते हैं, लेकिन एंड ए सेट ऑफ स्किल्स दैट कैन बी लर्नड। ये भी हो सकता है कि आपने कुछ स्किल्स डेवलप की हैं, सीखी हैं, और यू आर यूटिलाइजिंग इन देम इन डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आप उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्किल्स, ऐसे टैलेंट जिनको आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल करते हैं, अपनी समस्याओं का हल कर लेते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रिएटिव थिंकिंग। लोग आए जा रहे हैं, चलिए अब देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग में कुछ चीजों का ध्यान दिया जाना बड़ा जरूरी है। ब्लॉक्स एंड ब्लॉकबस्टर्स। ब्लॉक्स मतलब रुकावटें, हमें कौन कौन सी चीजें रोक रही हैं, या बेसिकली जो माइंड में ही, थिंकिंग में ही रोक रही हैं, वो ब्लॉक्स हैं। वो हमारे माइंड ब्लॉक्स हैं, मेंटल ब्लॉक्स। अब ब्लॉकबस्टर्स क्या होंगे? ब्लॉक्स के स्थान पे लेट अस चेक देम कि भाई किस चीज से हम इस बाधा पर, मानसिक बाधा, आंतरिक मानसिक बाधा को दूर कर सकते हैं, उससे आगे निकल सकते हैं। जैसे पहला ब्लॉक है मेकिंग assumptions। सिर्फ कल्पनाएं करना, अनुमान लगाना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ब्लॉक है। इससे आगे बढ़िए। आगे कैसे बढ़िए? ब्लॉकबस्टर क्या होगा? चेक करो कि जो हो सकता है उन सबको लेट अस ट्राई आउट। ये ब्लॉकबस्टर है। बहुत सारी चीजें आदमी इसलिए नहीं करता कि वो पहले ही अनुमान लगाता है, डर बैठ जाता है उसके मन में, ऐसा करूंगा तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। अभी किसी ने पूछा था कोरोना के बारे में कि क्या वो क्रिटिकल थिंकिंग थी या नहीं थी, तो अभी सोचना इसके बारे में। तो एजम्पशन, सिर्फ कल्पना के आधार पे, अगर मैं ऐसा करूंगा अगर ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, इससे मुझे ये नुकसान होगा, इससे मुझे ये नुकसान होगा, तो ये सब नुकसान जो हैं वो आदमी के ब्लॉक्स हैं। सारी चीजें जो आप सोचते हैं हर बार वैसा ही होगा जरूरी नहीं है, लेकिन चेकिंग असम्पशन कि भाई जो जो आ रहा है दिमाग में कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ चीजों को ट्राई भी कीजिए कि भाई ऐसा होएगा भी या नहीं होगा। बिना बात डरे जा रहा हूं। तो कभी कभी क्रिएटिविटी के लिए, या क्रिएटिव आदमी ये सब करता है, ब्लॉकबस्टर्स पे जाता है और रिस्क लेता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। दूसरा है ब्लॉक, क्या है? फॉलो द रूल। हमेशा नियमों का पालन कीजिए। तो अपने आप में, माइंड में, दिमाग में सेट हुई बात की हुई है कि रूल जो बने हुए हैं उनका मुझे फॉलो अप करना ही करना है।
फॉलोइंग रूल इज ब्लॉक। क्रिएटिविटी के नाम पे ब्लॉक है, ऐसा नहीं खराब चीज है, ये कोई नहीं कह रहा। बेसिकली इसका मीनिंग ये है, ये इज ए ब्लॉक टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी में ब्लॉक है। लेकिन ब्रेकिंग द रूल्स इज क्रिएटिविटी। तो कई बार रूल्स को तोड़ना, जैसे भी आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन हमने जो 9 पॉइंट प्रॉब्लम देखी थी, उसमें देखा कि खुद ही रूल बना लिया कि इस 9 बिंदुओं से तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, अपनी लाइन को आगे नहीं ले जाऊंगा। तो उसने, जिसने भी उसका रिजल्ट या सॉल्यूशन निकाला है, वो आउट ऑफ द बॉक्स तभी हुआ जब उसने रूल को ब्रेक कर दिया। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको ब्रेक करने में कुछ नया हासिल हो रहा है, ऐसी चीजें करनी चाहिए, तब आप कुछ नया कर पाते हैं। ब्लॉक है ओवर रिलायंस ऑन लॉजिक, कि हमेशा तर्क पर ही निर्भर रहना, कि भाई ये मैं करूंगा तो मैं पहले तर्क लगा लेता हूं कि ऐसा करने से क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये होगा ये नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें मन में आदमी एनालिसिस करता है, लेकिन यहीं तक बने रहना ब्लॉक है। इसके आगे अगर नहीं बढ़ेगा, ओवर रिलायंस हो गई यहीं पर, लॉजिक पर, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या करना है? ब्लॉकबस्टर क्या है क्रिएटिविटी के लिए? यूज इमेजिनेशन, कल्पनाओं की उड़ान कीजिए, कुछ कल्पनाएं कीजिए। ये रूल तर्क वर्क छोड़ो यार, लेटस, अगर अगर मैं सोचूं कि ऐसा कर दूं तो क्या होगा, ऐसा कर दूं तो क्या होगा। अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। इंट्यूशन मतलब सहज शक्ति, जिसे बोल छठी इंद्रिय बोलते हैं, या एक आदमी को मन में विचार आता है कि ऐसा हो सकता है, बस लगता है, विदाउट एनी रूल, तो उस पर भी ये ब्लॉकबस्टर आ जाएगा हमारे लिए, इस ब्लॉक के लिए। ओवर रिलायंस ऑन लॉजिक, इसका ब्लॉकबस्टर क्या है? यूज इमेजिनेशन। नेक्स्ट ब्लॉक है फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा करने से होगा ही नहीं, मुझसे होगा ही नहीं, दिस इज फियर ऑफ फेलियर। ये आपका ब्लॉक है, ये तो बहुत ही अधिक सभी लोगों में होता है। और ब्लॉकबस्टर क्या है? रिस्क टेकिंग कल्चर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी के लिए, कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या नहीं। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, कुछ नया करने के लिए, कुछ आनंद प्राप्त करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं, कुछ आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी आप थोड़ा छोटा मोटा इधर उधर जाके करने को तैयार हैं, देन ओनली आप कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे। जितने भी दुनिया के वैज्ञानिक हुए हैं, सब ने क्रिएटिविटी बिना रिस्क लिए नहीं की है। वो सामाजिक बंधनों से आगे चले गए हैं। गलीलियो को ले लो, उसको मार दिया गया। वो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुए जो छोटी छोटी चीज जो आज हमारी सहज जिंदगी में आती हैं, वो सब लोग उस समय के समाज के लिए विद्रोही लोग थे, तब वो कुछ नया कर पाए। आज की दुनिया तो बहुत बैलेंस है और बड़ी नियमों में चलती है और काफी कुछ कोऑपरेटिव भी है, लेकिन पुराने जमाना ऐसा नहीं था। अब इसी चीज को हम आगे एक स्टोरी से समझेंगे कि क्रिएटिव थिंकिंग क्या है। स्टोरी ऑफ टीना एंड मीना। अब टीना जो है, बेसिकली टीना और मीना दो दोस्त हैं। टीना इज अपसेट दैट हर पेरेंट्स treat her brother Raju better because he's a boy. कोई टीना लड़की है और वो बहुत परेशान रहती है कि उसके जो माता पिता हैं वो उसके भाई को, जिसका नाम राजू है, उसे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे ज्यादा प्यार नहीं। राजू गेट्स मोर फूड, खाना भी राजू को ज्यादा मिलता है। प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है, मुझे नहीं भेजा जाता। एंड इज गिवन अ बाइसिकल, उसको बाइसिकल भी मिली थी, साइकिल दे दी गई बर्थडे पर। हमेशा नए नए कपड़े भी मिलते हैं उसे, मुझे नहीं मिलते। उसके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं हो रहा है टीना के साथ। टीना डज नॉट रिसीव एनी ऑफ हर पेरेंट्स अटेंशन। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उस पर ध्यान ही नहीं देते। इसके विपरीत शी ऑलवेज एंड्स अप डूइंग हाउसवर्क। घर के काम भी उससे ही करवाए जाते हैं। कपड़े वो धोएगी, बर्तन वो धोएगी, और तो और भाई के कपड़े भी वही धोएगी, सारे परिवार के कपड़े वो धोएगी। टीना नोज शी इज डिस्क्रिमिनेटेड। समझ गई है टीना, उसे लगता है उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है बिकॉज ऑफ हर कल्चर।
फेवर्स सन, उसकी संस्कृति, जिस परिवार से वो आती है, वो पुत्र को ज्यादा पसंद करते हैं, पुत्रियों को उतना पसंद नहीं करते। हालांकि ये घटनाएं अब कम होती हैं, फिर भी काफी घरों में आज भी भेदभाव विद्यमान। एक दिन टीना की माँ ने कहा कि तुम राजू के गंदे कपड़े धो दो। टीना रोने लगी, क्योंकि वो अब नहीं झेल सकती। उसके मन में हमेशा यही विचार रहता है, भेदभाव होता है, मेरे साथ भेदभाव होता है। तो टीना को बड़ा दुख हुआ, वो रोने लगी। बस उसने कुछ, जब ज्यादा रोने लगी तो उसकी माँ ने उसे डांटा। जब डांटा तो वो क्या हुआ, वहां से भाग ली और भागकर चली गई अपनी दोस्त मीना के पास। घर छोड़ के निकल ली। अब मीना के पास आई वो, तो मीना से उसने कहा कि मीना ने बल्कि उससे पूछा कि तुम आज फिर अपने माता पिता से लड़के आई, फिर से लड़ाई हुई तुम्हारी? मीना ने कहा यस, हाँ हुई है। और रोते हुए बोली कि मेरे साथ वो भेदभाव करते हैं, और मैं ही क्यों हर चीज करूं, मैं अपने भाई का भी सारे काम करूं, ये तो अच्छी बात नहीं। मैं ही हैज नेवर डन एनीथिंग फॉर मी, उसने मेरे लिए क्या किया है जो मैं करूं? वो बोलती रही टीना। मीना सुन रही है उसे, तो मीना ने उससे पूछा, टीना दैट इज लाइफ इवन दो इट इज अनफेयर। उसने कहा जिंदगी यही है टीना, ऐसी ही चल रही है, हालांकि है तो पक्षपातपूर्ण, मगर जिंदगी इसी प्रकार चल रही है, क्या करें। तो उसने, टीना ने कहा बट आई कांट वी डू एनीथिंग टू चेंज इट। अब यहां से उसकी, दोनों की जो बातचीत चल रही है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। उस टीना ने उसमें, क्या हम कुछ नहीं कर सकते इसे बदलने के लिए? दोनों विचार कर रहे हैं। तो मीना ने पूछा, हाउ डू यू थिंक वी कैन चेंज द सिचुएशन? उसने कहा, अब ये बताओ, चलो तुम कह रही हो कि इसे कैसे बदले, हम इसे कैसे बदल सकते हैं? ये परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की हैं, हम ऐसी जगह पैदा हो गए हैं, और कल्चर है, इतने बड़े समाज से हम कैसे झगड़ा लेंगे? तो मीना जो दोस्त तो अच्छी थी टीना की, और मीना के साथ टीना अक्सर खुली हुई थी, सारी बातें खुल के शेयर करती थी, और अपनी कंप्लेंट्स भी उसके साथ किया करती। तो ये एक एडवांटेजियस सिचुएशन थी कि भाई आपस में वास्तव में वो डिस्कस कर सकते हैं। आगे बात बढ़ी, तो उस टीना को तो कुछ नहीं सूझा। उसने कहा, आई वांट टू प्रोटेस्ट, मैं तो विद्रोह कर दूं, मैं अब नहीं करूँ। मे बी आई वोंट वॉश राजूज ट्राउजर्स टुडे, मैं आज उसके कपड़े नहीं धोऊंगी, किसी भी हालत में नहीं धो। तो इफ यू रिफ्यूज टू डू, मीना ने कहा कि इफ यू रिफ्यूज टू डू यू थिंक योर मदर विल अंडरस्टैंड? उसने कहा, अगर तुम मना करोगी तो तुम सोचती हो कि तुम्हारी माँ मान जाएगी? कुछ नहीं होगा। टीना बोली कि वो और मुझे डांटेगी, ये तो मैं समझती हूँ, डांट मुझे और ज्यादा पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है। वेल टीना, अब मीना ने रिप्लाई किया, आई फेस द सेम सिचुएशन एट होम। उसने कहा कि मैं भी अपने घर में ऐसा ही फेस करती हूँ, बट डोंट यू ऑलवेज एंजॉय गोइंग टू द पॉन्ड? अब उसने, मीना ने एक नई बात कही, अलग से बिल्कुल सिचुएशन सेट की, कि वो जो तालाब है यार, वहां जाके हम लोग कितना मजा आता है हम लोग। उसने बिल्कुल हट के बात की, सिचुएशन से अलग है, वहां कितना हम लोग मजा करते हैं। वहां पर मीना ने कहा कि, मुझे एक आइडिया आ रहा है। शी सेज, सिंस वी आर नॉट अलाउड टू गो रोमिंग, हम घूमने के लिए तो अलाउड है नहीं कि इधर उधर बहुत दूर जा सके, वी कैन यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लोथ्स वॉशिंग टू हैव ए लिटिल पिकनिक बाय द पॉन्ड। कि अगर हम ऐसा करें कि अपना तालाब पे जाके कपड़े धोएं, दोनों एक ही टाइम आ जाएं, तो हमारी पिकनिक हो जाएगी। बाकी तो हम कुछ कर नहीं सकते। द आइडिया ऑफ हैविंग पिकनिक, अब ये जो पिकनिक का आइडिया आया बाय द पॉन्ड विद हर बेस्ट फ्रेंड इलेट्स टीना टू। टीना सुनकर खुश हो गई, उसके मन में भी चमक आ गई कि यार ये पिकनिक वाला आइडिया ठीक है। ऑल ऑफ ए सडन हर रिजेंटमेंट डिसअपियर्स, उसका जो दुख था वो थोड़ा दूर हट गया। इट इज रिप्लेस्ड बाय हैप्पी थॉट ऑफ स्पेंडिंग आफ्टरनून्स। उसने सोचा कि ये तो अच्छी चीज है कि दुख पे क्यों मैं भागी जा रही हूँ, कुछ तो खुशी के क्षण आएंगे। स्पेंडिंग आफ्टरनून मंचिंग स्वीट्स, मीठा अपने साथ कुछ खाना पीना भी लेके जाएंगे, मीना से बातें करेंगे,
नाउ शी लुक्स फॉरवर्ड टू टेकिंग राजू's क्लोथ्स टू वॉश। उसने कहा ठीक है, अब तो मैं राजू उसके कपड़े ही ले आऊंगी, उसके भी कपड़े ले आऊंगी, उसके भी कपड़े धो दूंगी और हम लोग मस्ती भी करेंगे। तो चीजें कैसे बदल गई, सिर्फ एक खुशी को ढूंढने से। Often a solution involves merely changing perspective। सिर्फ परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण बदलने मात्र से ही स्थिति का सॉल्यूशन प्राप्त हो। इट डज नॉट अल्टर फैक्ट्स। वास्तविकता इससे कुछ भी नहीं बदली। टीना एंड मीना कैन नॉट अल्टर द फैक्ट दैट दे आर गर्ल्स। ये तो नहीं बदल सकते कि वो लड़कियां हैं। अनफेयरली ट्रीटेड, उनके साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार भी है पेरेंट्स के द्वारा। हु फेवर सन्स और डॉटर, जो अपने लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं, लड़कियों को नहीं, ऐसे लोग हैं। तो कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ क्या बदला, उन्होंने अपना परिस्थितियों के प्रति दृष्टिकोण बदला है। चेंज योर पर्सपेक्टिव। हाफ फिल्ड हाफ एम्प्टी, वो वाला पर्सपेक्टिव है कि इसमें से खुशियां ढूंढिए, कि जो आपके पास प्राप्त है उसमें से खुशियां ढूंढने का सिर्फ दृष्टिकोण आपने बदला और चीजें बदल गई। However, Tina and Meena have found a positive motivation for something that is forced upon। तो जो कुछ उनके ऊपर थोपी गई चीज है उसमें से भी उन्होंने कुछ अच्छा अपने लिए निकाल लिया। दिस वाज जस्ट एन एटीट्यूडनल प्रॉब्लम। उसको उन्होंने एटीट्यूड से अपने बदल लिया या पर्सपेक्टिव से बदल लिया। न्यू, अब एक और थिंकिंग है क्रिटिकल थिंकिंग के बाद भी, जो लेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट ने थिंकिंग निकाली, वो है लेटरल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग से भी ऊपर है। क्या है? A new way of thinking that opens a door that did not even known existed। इसको हम बोलते हैं लेटरल थिंकिंग। मतलब ऐसी चीजें, ऐसे रास्ते खुल जाएं जो हमें पता ही नहीं थे, इसको हम लेटरल थिंकिंग बोलेंगे। A way of thinking that seeks a solution to an intractable problem through unorthodox methods। जो ऑर्थोडॉक्स मेथड्स नहीं है, मतलब ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने तरीके नहीं है, उनसे हट के हम कुछ नया करना चाहते हैं। ऑर्थोडॉक्स मेथड्स क्या हैं? ऑर्थोडॉक्स मेथड्स और एलिमेंट दैट वुड नॉर्मली बी इग्नोर्ड बाय लॉजिकल थिंकिंग। अभी जो लॉजिकल थिंकिंग है, तर्कपूर्ण सोचना है हमारा, हर चीज में तर्क लगाना है, तो वो जो तार्किक चिंतन है हमारा, वो बेसिकली कुछ ऑर्थोडॉक्स मेथड्स या कुछ और तरीकों को हटा देता है। अब उन सब को भी इस्तेमाल करना बेसिकली लेटरल थिंकिंग। ये निकाली थी डॉक्टर एडवर्ड डे बोनो, इन्होंने इसका नाम दिया लेटरल थिंकिंग। बेसिकली आप कहें तो वर्टिकल थिंकिंग होती है और एक लेटरल थिंकिंग। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सोचना, क्रमवार, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, स्टेप नंबर 2, फिर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, स्टेप नंबर 3, फिर 4, तो आप नीचे को चलते जा रहे हैं। ये है आपकी वर्टिकल थिंकिंग। और लेटरल थिंकिंग क्या है कि आप एक स्टेप पर ही दाएं बाएं सोच रहे हैं, कि मैं इस तरफ से थोड़ा दाएं हो जाता हूं, थोड़ा बाएं हो जाता हूं, और रास्ते इधर उधर निकाल रहा हूं। दैट इज लेटरल थिंकिंग। तो एडवर्ड डेबोनो ने इसको 2 मेथड्स में बदला। उसने क्या कहा, पहले मेथड को उसने थिंकिंग के मेथड को बोला वर्टिकल थिंकिंग, विच यूजेस द प्रोसेसेस ऑफ लॉजिक, जो लॉजिक इस्तेमाल करती है एक के बाद एक। ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशन हमारा चला आ रहा है, उसी में लॉजिकल तरीकों से हम चीजों को सोच रहे हैं। या हिस्टोरिकल मेथड है, पुराने तरीकों से हम हिस्ट्री में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं तो उसके आधार पे हम उसका विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो दैट इज हमारी वर्टिकल थिंकिंग। और नेक्स्ट कौन सा मेथड है? लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग में क्या है? फिर से आ गया दूसरे मेथड को, उसने कहा लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग क्या है? he calls other method is lateral thinking, which involves disrupting an apparent thinking sequence and arriving at a solution from another angle। कि जो सीक्वेंस चल रहा है लॉजिक का, इसके बाद ये, इसके बाद ये, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स उसने कुछ भी कह दिया कि चलो यार ये वाला ट्राई करो, विदाउट हैविंग एनी लॉजिक, जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसके रिजल्ट्स उसको खुद भी नहीं मालूम क्या होने वाले हैं, तो कई बार ऐसे मेथड्स
लेटरल थिंकिंग में आ जाते हैं और ये बड़े अभूतपूर्व होते हैं और ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो कभी सोचे नहीं थे। आजकल बिजनेस में तो लेटरल थिंकिंग वाले लोगों को काफी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ऐसे ऐसे आइडिया लाते हैं और कभी भी किसी के आइडिया को ठुकराया नहीं जाता है। बिजनेस फील्ड में जो मल्टीनेशनल कल्चर है वहां पर कि टीम वर्क में काम कर रहे हैं, लेट अस गिव सम आइडिया व्हिच इज लेटरल थिंकिंग विदाउट हैविंग एनी लॉजिक, लेकिन उसको बाद में एनालाइज करो कि भाई ये क्या हो, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो चीज आइडिया आने दीजिए। तो मल्टीपल आइडियाज अगर एक ही लेवल पर भिन्न भिन्न आइडिया आ रहे हैं तो ये लेटरल थिंकिंग में आ जाएंगे। तो डेवलपिंग ब्रेक थ्रू आइडियाज डज नॉट हैव टू बी द रिजल्ट ऑफ लक और सम शॉटगन एफर्ट। तो जो ब्रेक थ्रू आइडिया होते हैं कुछ अलग अलग टाइप के, कहां से घुसे जा रहे हैं, जो क्या बोल रहा था, डेवलपिंग ब्रेक थ्रू आइडियाज डज नॉट हैव टू बी रिजल्ट ऑफ लक। अब जो ब्रेक थ्रू आइडिया है इसमें भाग्य जरूरी नहीं है कि हर बार भाग्य ही होगा तभी काम करेगा, ये शॉटगन मतलब तुक्का मार दिया, तुक्के वाला काम नहीं है। डॉक्टर डिबर्नो जो उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि लेटरल थिंकिंग मेथड्स प्रोवाइड अ डेलिब्रेट सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट विल रिजल्ट इन इनोवेटिव थिंकिंग। ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है, जानबूझकर हम अलग रास्ते पे चल रहे हैं और एक सिस्टमेटिक वे में हम कुछ एक नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर पर हो सकता है किसी आइडिया में कोई लॉजिक ना हो, मगर वो एक लेटरल थिंकिंग का आइडिया है, लेकिन उसमें फिर आप सिस्टमेटिक वे में उसको सोचेंगे, उसको उसमें भी लॉजिक लगाएंगे कि ऐसा करने से क्या क्या संभावनाएं संभव होंगी, उसको मल्टीपल डायमेंशंस में टेस्ट करेंगे कि ये इनोवेटिव आइडिया बना या नहीं बना। क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट्स ए स्किल दैट कैन बी लर्न। अभी ये टैलेंट, ये दुनिया मान चुकी है कि जो क्रिएटिव थिंकिंग है ये बॉर्न टैलेंट उतना नहीं है जितना कि ये स्किल है। जैसे जैसे आप क्रिएटिव सोचने की प्रैक्टिस करते हैं और ट्राई आउट करते हैं चीजों को, फिर ये आपकी टैलेंट बन जाती है, आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। इट एम्पावर्स पीपल बाय एडिंग स्ट्रेंथ टू देयर नेचुरल एबिलिटीज। जो आपकी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जो आपकी काबिलियतें हैं, जो आपके गुण हैं, उनमें ही ये स्ट्रेंथ के रूप में बन जाती है और उनको इम्प्रूव कर देती है, विच इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। उससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है और इनोवेशन भी बढ़ती है, विच लीड्स टू इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट। और जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी या सक्सेस उतनी ही ज्यादा हो जाती है। और लेटरल थिंकिंग का जो तरीका है, सिंपलेस्ट वे में अगर कहा जाए कि कोई भी आपने आइडिया लिया जो जिसका कोई लॉजिक नहीं था, फिर आप उसके बारे में 5 प्लस पॉइंट लिख लीजिए कि ऐसा करने से प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं 5, फिर 5 माइनस पॉइंट्स लिख लीजिए, नुकसान क्या क्या हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो लिख लीजिए, और फिर देखिए कि इसमें से जो अब 5 जो 10 आपके पॉइंट थे, इन्हीं में या तो ऐड करो 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं जिसमें आप इंटरेस्ट, आपका मतलब स्पेशल लग रहा है आपको कि ये बढ़िया होगा इसके अंदर, ऐसे 5 इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखिए। देन यू डिसाइड कि किसी मेथड पर हमें चलना चाहिए, किसी और आइडिया के ऊपर चलना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग का, व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग और उसका तरीका क्या है, ये कुछ बातें इसके बारे में कही। लेकिन इससे हासिल क्या होगा, बेसिकली क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग दोनों एक ही काम में जाती हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मेन मकसद है कि वी हैव ए प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन चाहिए बाय यूजिंग अवर क्रिटिकल थिंकिंग। जो सिचुएशन है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं, जो हमारी कमियां हैं, उन सबको क्रिटिकल थिंकर उसको सोचता है अच्छे से और फिर कुछ क्रिएटिव सोचता है, देन ही सॉल्व्स ए प्रॉब्लम। वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल प्लस सेल्फ अवेयरनेस प्लस क्रिटिकल थिंकिंग प्लस क्रिएटिव थिंकिंग, इन तीनों को मिला दें तब हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी तक हम सेल्फ अवेयरनेस पढ़ चुके, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग पढ़ चुके। इन चीजों को पढ़ना अलग बात है, लिटरल मीनिंग अलग होना है और उसको अपने जीवन में ढालना
अपने तरीकों में शामिल करना